वीडियो के लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो हमारी यूनिट 1 चल रही है फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट का हमारा पहला टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक बेटे क्या था? पहला टॉपिक हमारा यूनिट 1 का क्या था? परिचय, प्रकृति और इसके क्षेत्र, ये हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमारा लगभग हमारा हो चुका है, लेकिन कुछ बातें इसमें और रह गई हैं। जो मैं कल आपको वस्तुएं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको? कल वस्तुएं बता रहा। मैंने कहा था आपकी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जो मैं आपको वस्तुओं, लिख लो, जो कल मैं आपको वस्तुओं की श्रेणियां बता रहा था, वस्तुओं की श्रेणियां। तो वस्तुओं की श्रेणियों में कई वस्तुएं होती हैं। सबसे पहली जो मैं बात करने वाला हूं, मैंने बताई गिफिन वस्तुएं। सबसे पहले मैंने कौन सी बताई आपको? गिफिन वस्तुएं बताई थी। गिफिन वस्तुएं मैंने कहा था ये क्या होती हैं? मैंने आपसे कहा था कि एक सिद्धांत होता है, कौन सा सिद्धांत होता है? मांग और पूर्ति का सिद्धांत होता है। मांग और पूर्ति का सिद्धांत, जहां मैंने आपसे बताया था जब मांग बढ़ती है और पूर्ति कम होती है तो क्या बढ़ती है? कीमत बढ़ती है। ये मैं कल आपको समझा रहा था। ठीक है, मांग क्या होती है? मांग जब बढ़ती है और पूर्ति कम होती है तो क्या बढ़ती है? तो कीमत बढ़ती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए? गिफिन वस्तुओं में मैंने कहा था कीमत बढ़े। नॉर्मली जब मांग बढ़ती है और पूर्ति कम होती है तो कीमत बढ़ती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या होती है? कम हो जाती है। कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब टमाटर 100 रुपए किलो हो जाएगा तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सीधी सी बात है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ गई, अगर कीमत तो बढ़ रही है, कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मांग बढ़े, तो ऐसी वस्तुओं को ही हम क्या बोलते हैं? गिफिन वस्तुएं कहते हैं। गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुओं कहा जाता है। बात सब पसंद आ रही? ठीक है, चलो। तो वस्तुओं की श्रेणियों में सबसे पहली वस्तुएं गिफिन वस्तुएं ये होती हैं। यानी कि ओवरऑल हम ये कहेंगे कीमत बढ़ने के साथ साथ में मांग बढ़ रही है, जैसा नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन जब ऐसा होने लग जाए तब हम क्या बोलेंगे? उस वस्तु को हम बोलेंगे गिफिन वस्तुएं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वस्तुएं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस होती हैं। ये ऐसा हो, जैसा मैंने आपको बताया था मडवे का आटा कीमत बढ़ रही है। गेहूं का आटा है 30 रुपए किलो, ये मिल रहा है 60 रुपए किलो, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी मांग डे बाय डे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मडवे का आटा कैसी वस्तु है? एक गिफिन वस्तु है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब दूसरी प्रकार की वस्तु है, सेकंड लिखो जरा सा, सेकंड में लिखो सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स इन्हें कहा जाता है। दूसरा लिख लो सार्वजनिक वस्तुएं, सेकंड लिख लो सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं। ठीक है, पब्लिक गुड्स। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं। तो भाई सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? सीधी सी बात, ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसी सभी वस्तुएं
ऐसी लिखो सभी वस्तुएं और सेवाएं भी, वस्तुएं एंड सेवाएं, ऐसी सभी वस्तुएं एंड सेवाएं जिनका उपयोग सभी करते हैं, मतलब सामूहिक उपयोग होता है जिनका, जिनका उपयोग सभी करते हैं, मतलब सामूहिक उपयोग होता है, सामूहिक उपयोग होता है। ठीक है, सामूहिक इनके उदाहरण का उपयोग होता है। ठीक है, सामूहिक उपयोग होगा किसी एक के उपयोग करने पर जब कोई एक इसका उपयोग करता है, उपयोग करने पर या उपभोग करने पर दूसरे के उपभोग में कमी नहीं आती है। किसी एक ने उपभोग कर लिया इसका या उपयोग कर लिया, उपभोग लिखो जा, ठीक है, किसी एक के उपभोग करने पर दूसरे के उपभोग में कमी नहीं होती है। किसी एक के उपभोग करने पर दूसरे के उपभोग में कमी नहीं होती है, दूसरे के उपभोग में कमी नहीं होती है। ठीक है, उपभोग में कमी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जिनका सामूहिक उपयोग होता है और किसी एक के उपभोग करने पर किसी दूसरे के उपभोग में किसी प्रकार की कोई कमी इसमें नहीं होती है। ठीक है, और जाहिर सी बात है सार्वजनिक है तो इससे इसके उपभोग से किसी को भी वंचित नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके उपभोग से किसी को वंचित नहीं किया जाता, इसके उपभोग से किसी को वंचित नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसी वस्तुओं का हम क्या बोलते हैं? ऐसी वस्तुओं का हम बोलते हैं सार्वजनिक वस्तु है। ठीक है, जैसा आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो, वायु, हवा। ठीक है, कैसी वस्तु है आपकी? ये सार्वजनिक वस्तु है। बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी वस्तु हो सकती है, जैसे आपका पार्क हो सकता है, ठीक है, प्लेग्राउंड हो सकता है। ऐसी चीजें सरकारी हैं और सभी के उपभोग के लिए बराबर है। बस भी आ सकती हैं लेकिन सारी नहीं आएंगी, है ना? हाँ, ठीक है, अब आ जाओ, लिखो तीसरी प्रकार की वस्तु है निजी वस्तुएं। तीसरी प्रकार लिखो निजी वस्तुएं। ठीक है, तो निजी वस्तुएं क्या होंगी? शायद इसकी उल्टी हो जाएंगी। भाई सार्वजनिक है, वो क्या हो जाएंगी? आपकी निजी वस्तुएं। लिख लो, निजी वस्तुएं क्या होती है अपनी? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपभोग, ऐसा लिख लो, जिनका सामूहिक उपभोग नहीं होता है। निजी वस्तुएं क्या होती हैं? निजी वस्तुएं जिनका सामूहिक उपभोग नहीं होता, जिनका सामूहिक उपभोग नहीं होता है, इन्हें हम बोलते हैं निजी वस्तुएं। निजी वस्तुएं। ठीक है, हो गया है। अब इसमें अगर कोई एक व्यक्ति इसका उपभोग करेगा तो दूसरा उससे क्या हो सकता है? वंचित हो सकता है। एक उपभोग करेगा, दूसरा वंचित हो सकता है। लिखने वाली बात नहीं है, छोड़ो, अब इतना सब लिखेंगे तो फिर क्या फायदा होगा। ठीक है, लिखो आवास। जैसे आपका किसी घर है तो पर्सनल घर होगा भैया, वही उपभोग करेगा उसका, दूसरा वंचित रहेगा उससे। आवास। ठीक है, इसमें आपकी परिवहन हो सकता है, मतलब आपका कार वगैरह, अगर आपकी कार है तो फिर आपकी कार है, निजी है। ठीक है, इसके अलावा
संचार हो सकता है, मतलब फोन अगर आपका है तो फिर आप ही का फोन है, संचार हो सकता है या संचार का कोई भी माध्यम है, वो सब आपकी निजी वस्तुएं आती है। अगला आ जाओ, अगला लिखो मिश्रित वस्तुएं, मिक्स गुड्स बोलते हैं इन्हें, मिश्रित वस्तुएं। थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखा देता हूं आपको इनको, कि छूटे ना वाली बात है। मिश्रित वस्तुएं, ठीक है, ठीक है। ये सर कौन सी हैं? जो ना तो पूर्ण रूप से सार्वजनिक हो ना पूर्ण रूप से निजी हो। एक बात ही ध्यान रखना, देखो जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है ना, उसके लिए पे भी नहीं करना पड़ता है, उसके लिए पेमेंट पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर पे करना पड़ रहा है तो फिर वो आ जाएगी मिश्रित में। जैसे अगर किसी पार्क में जाने का टैक्स लग रहा है या वहां पे पर्ची कट रही है, तो ऐसे पार्क किस में आ जाएगा? आपका मिश्रित में आ जाएगा। सरकारी तो है लेकिन पैसा देना पड़ रहा है। आप देखते हो कि सारी सड़कों पर टैक्स नहीं, रोड टैक्स नहीं देना पड़ता। आपके गांव में अगर कोई सड़क बनी है उसके टैक्स नहीं लगता उस पर, लेकिन अगर हाईवे पे आप दिल्ली जा रहे हैं तो टैक्स पड़ जाएगा, टोल पड़ जाएगा आपका। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ऐसी वाली जो सार्वजनिक भी है और प्राइवेट की तरह काम भी कर रही है, ठीक है, तो वो किस में आती है? आपके मिश्रित में। जो न तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक है ना ही ये शुद्ध रूप से निजी है, ठीक है, ऐसी वस्तु को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित वस्तु है। सर जैसे क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका रोड, यानी कि सड़क। कौन सी वाली? टैक्स वाली आ जाएगा इसमें, टैक्स वाला पार्क आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ सदस्यता वाली संस्थाएं होती हैं, सरकारी संस्थाएं हो सकती हैं, सदस्यता मिलती है, फिर वो अपने तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी किसमें आती है? आपकी मिश्रित वस्तुओं में, मतलब वस्तु और सेवा दोनों है ना इसमें। तो अगर ये सेवा कर रही है तो सेवा भाव से हो गया, आपका सेवा हो गया, तो ये आती है आपके मिश्रित में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला लिखो मेरिट गुड्स। अगली आप कहती है मेरिट गुड्स, मेरिट वस्तुएं, मेरिट वस्तुएं आती हैं। यहां से देखो ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं आपका। निजी वस्तुओं को ही मेरिट वस्तुएं कहा जाता है। हाँ, मेरिट मतलब एक मेरिट, हम ये मेरिट बनती है जो हाई मेरिट, ठीक है। लिखो निजी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है, मेरिट वस्तुएं कहा जाता है। लिखो मेरिट वस्तुएं कहा जाता है, मतलब ऐसी निजी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है, ऐसा लिख लो। ऐसी सभी नहीं होती हैं, ऐसी निजी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष, ठीक है, ये निजी वस्तुएं ही हैं, ऐसी निजी वस्तुएं जो किसी वर्ग विशेष, लिख लो, जो किसी वर्ग विशेष, ठीक है, वर्ग विशेष के किसी वर्ग विशेष के किसी भाग में इतनी आवश्यक है, वर्ग विशेष के भाग में, या तो सीधे लिखो किसी वर्ग विशेष के लिए बेटा इतनी ये महत्वपूर्ण है, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के किसी भाग के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो सीधी बात बेटा ये है, सीधी बात अभी ये है, मेरिट वाली वस्तुएं क्या है ना, कोई एक समुदाय है, मैंने मान लिया बहुत पिछड़ा हुआ समुदाय है, तो किताबी लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, थोड़ा कठिन लैंग्वेज होती है। तो अब क्या होता है ना भाई, उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, उस वर्ग क्या करने के लिए? ऊपर उठाने के लिए सरकार उसको प्राथमिकता में रखती है।
सरकार क्या करती है, उसको प्राथमिकता में रखती है, मेरिट में ऊपर रखती है, और फिर उसके लिए योजनाएं बनाती है, उसके लिए बजट में अलग से प्रावधान रखती है। ठीक है, जैसे गरीबी है, भुखमरी है, ठीक है, आवास है, तो ऐसी चीजें जैसे आवास आपका निजी होता है, लेकिन कोई वर्ग है, कोई समुदाय है जिनके पास नहीं है घर, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, अपने बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या करेगी, उनको घर उपलब्ध कराएगी। तो अब वो जो निजी वस्तु है ना, वो घर सरकार ने बजट में प्रबंधन करके उसको अपने मेरिट में ऊपर रख दिया है। अब उस घर को मैं बोलूंगा मेरिट वस्तु। वैसे घर किसमें आता है, निजी वस्तु में। तो ऐसी निजी वस्तुएं जो किसी वर्ग विशेष के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है कि सरकार को उसकी व्यवस्था विभिन्न योजनाओं और बजट के माध्यम से करनी पड़ती है। बात समझ आ रही है, इतनी महत्वपूर्ण होती है। इसके आगे लिखो जिसकी व्यवस्था सरकार को विभिन्न योजनाएं और बजट के माध्यम से करनी पड़ती है। विभिन्न योजनाएं और बजट के माध्यम से करनी पड़ती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मेरिट वस्तुएं। इसे हम मेरिट वस्तु कहेंगे, याद रखना। इसे हम कहते हैं मेरिट वस्तु। ठीक है, चलो इसके अलावा आप लिखो इसमें स्थानीय वस्तु है। स्थानीय वस्तु सीधे लिखो, जैसे गांव का तालाब, बस बात खत्म है ना, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। जैसे आपका गांव का तालाब हो गया, वो वहां के लोगों के लिए स्थानीय वस्तु है। जैसे गांव का तालाब, कुआं, जो भी आपका है, ये स्थानीय वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, हो गया है। चलो अगर लिखो नारंगी वस्तुएं। इन बातों को याद रखना। देखो भाई, एक एक बार पढ़ने वाली चीजें हैं ये, इसमें कुछ ऐसा विशेष बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। देखो है ना, कि नारंगी वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसा बन ही सकता है क्वेश्चन। टिफिन वस्तुएं तो बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। नारंगी वस्तुएं लिखो, नारंगी वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनको एक निश्चित समय के बाद, देखो समय के बाद का मतलब यहां पे दो बातों से है। या तो जैसा हमने बोल दिया, जाड़ों में हम गर्म वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और गर्मियों में फिर उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है, या टाइम के हिसाब से कुछ समय बाद हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जिनको एक निश्चित समय के ब्रैकेट में लिख लो मौसम या वर्ष, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनको एक हम निश्चित समय बोले तो मौसम या हो सकता आपका वर्ष के बाद बदल देते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं नारंगी वस्तुएं। याद रखना नारंगी वस्तुएं बेटे क्या होती है, ठीक है, याद रखना नारंगी वस्तुएं क्या होती हैं। हो गया है, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको एक श्वेत वस्तुएं बताई थी, क्या थी श्वेत वस्तुएं, लिख लो, ये नारंगी है, श्वेत वस्तु क्या होती हैं, उच्च जो आय है ना, मतलब सॉरी उच्च कीमत जिन वस्तुओं का आकर्षण होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, एप्पल का फोन वो बिकता है इसके लिए क्योंकि वो उसकी कीमत हाई है, सब लोग उसके फीचरों का सारा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो श्वेत वस्तु में क्या होती है, नाम हमने एक और नाम दिया था, क्या दिया थे, वेवलेन वस्तुएं, इन्हीं को हमने वेवलेन वस्तुएं कहा था।
वेबलेन वस्तुएं सर ये क्या होती हैं? उच्च कीमत जिनका क्या होता है? आकर्षण। यानी कि आप ये कह सकते हैं क्योंकि इनकी कीमत ज्यादा है इसीलिए इनकी मांग बढ़ रही है। इनकी मांग बढ़ने का कारण ही यही है। बात सब पसंद आ रही है? ठीक है, उच्च कीमत जिनका आकर्षण होता है, ठीक है, मतलब कीमत ज्यादा है लेकिन फिर भी मांग ज्यादा है। बात सब पसंद नहीं आ रही? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक, अब आ जाओ आप अगला आ जाओ। ठीक है, देखो इनकी उच्च कीमत है इसीलिए क्या है ये? कौन सी वस्तु है? श्वेत वस्तु या बेबलेन वस्तु कहेंगे। नारंगी कौन सी है? जिनको एक मौसम का बदल देंगे। जैसे मैंने यहां पे लिख लो कपड़ा, कपड़ा, ऐसा आप एग्जाम्पल लिख लो कपड़ा। लिखो पीली वस्तु, एग्जाम में आ सकती है। पीली वस्तुएं, पीली वस्तुएं क्या होती हैं? पीली वस्तुएं हो गया है। ठीक है, देखो जैसे नारंगी वस्तुएं एक निश्चित समय के बाद, मतलब थोड़े टाइम के बाद बदल जाती हैं। पीली वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं और मैक्सिमम लाभ के उद्देश्य से इनको बनाया जाता है। जैसा आपका ट्रेन हो गई, ट्रेन, ठीक है, जैसे आपकी जेसीबी हो गई, ऐसी चीजें ये क्या कहलाती हैं आपकी? ये कहलाती हैं पीली वस्तुएं। ठीक है सर, क्या होती है? एक लाइन लिख लो, लिखो लिखो ऐसी वस्तुएं जिन पर अधिक लाभांश सीमा होती है। देखो शब्द हमें थोड़ा बहुत व्यावहारिक लिखेंगे तो फिर एग्जाम में समझ में नहीं आएंगे, है ना। ऐसी वस्तुएं जिन पर अधिक लाभांश सीमा होती है, अधिक लाभांश सीमा, अधिक लाभांश सीमा होती है, ठीक है, तथा एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं, तथा एक लंबे समय के बाद, एक लंबे समय के बाद क्या होते हैं? ये बदले जाते हैं। एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं। और तो क्या बोलेंगे इनको? इन्हें बोलेंगे पीली वस्तुएं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसा आप लिख लो ट्रेन, बस, ऐसे वाले, ठीक है। लिखो भूरी वस्तुएं, भूरी वस्तुएं। देखो जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था, मतलब निजी वस्तुएं, स्थानीय वस्तुएं, है ना, और सार्वजनिक वस्तुएं, ये तो एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछ जाती हैं, लेकिन गिफिन वस्तुएं, मेरिट वस्तुएं, सफेद वस्तुएं, नारंगी वस्तुएं, पीली वस्तुएं, भूरी वस्तुएं, ये सब एग्जाम में आती हैं। ध्यान रखना, एक प्रश्न बनेगा यहां से आपका, है ना। भूरी वस्तुएं कौन होती हैं? भूरी वस्तुएं होती हैं जो वस्तुएं, लिख लो भूरी वस्तुएं, ठीक है, दृश्य या श्रव्य उत्पाद, देखने वाली या सुनने वाली जो भी चीजें होती हैं, दोनों की बात नहीं कर रहा, दोनों है तब भी ठीक है, अगर एक है तब भी ठीक है। क्या करने वाली? देखने वाली या सुनने वाली वस्तु, ये सब किसमें आती हैं? भूरी वस्तुएं। जैसे इसमें रवि क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या आ जाएगा? टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, ये सब इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है ना। टीवी, रेडियो, ये ऐसा आ जाएगा, इन हम बोलते हैं भूरी वस्तुएं, ठीक है। हो गया है, आगे लिखो, एक लिखो इंफीरियर वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर वस्तुएं,
सर ये क्या होती है? इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए इंफीरियर वस्तुएं। इंफीरियर वस्तुएं, ठीक है। तो अतुल इंफीरियर वस्तुएं क्या होती हैं? देखो, ये वो वस्तुएं होती हैं, ये वो वस्तुएं बेसिकली हैं, याद रखना, जिनकी मांग व्यक्ति की आय के हिसाब से बढ़ जाती है या घट जाती है। मतलब जब आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे अगर आपके जेब में कम पैसे हैं तो आपको यहां से नैनीताल जाना है, तो आप सोचोगे कि बस से चले जाता हूं, किराया कम पड़ेगा, ठीक है। आपकी सैलरी कम है, लेकिन वहीं आपकी फिर अगले महीने जॉब लग गई कहीं, आपकी सैलरी 50,000 1 लाख हो गई है। अब आप बस से जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। या तो आप टैक्सी से जाएंगे या अपनी गाड़ी खरीदने की सोचेंगे, ऐसा आप कुछ करेंगे, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जो आय बढ़ने के साथ में जिनकी मांग बढ़ जाती है। जैसे देखो, बस से बेटा हम किस में चले गए? टैक्सी में। तो टैक्सी क्या हो गई आपकी? इंफीरियर वस्तु हो गई। और ये टैक्सी की मांग क्यों बढ़ी है? क्यों बढ़ी है? आय बढ़ने से। तो जिन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने के कारण बढ़ती है, आय बढ़ने के कारण जिनकी मांग बढ़ती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर वस्तुएं कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। एक बात और लिखो, एक बात और, ठीक है। लिखो स्थानापन्न वस्तुएं, इन्हें हम सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कहते हैं। स्थानापन्न मतलब एक दूसरे की जगह पर प्रयोग हो जाने वाली वस्तुएं, ठीक है। स्थानापन्न वस्तुएं, एक ऐसी वस्तुएं लिख लो, स्थानापन्न वस्तुएं, हम इन्हें कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं हैं ये। सर ये कौन सी वस्तुएं? लिखो, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग लाई जाती है, मतलब उसकी जगह पे वो एक दूसरे के बदले में प्रयोग लाई जाती है। सर कैसे? जैसे चीनी की जगह पर हमने गुड़ यूज कर लिया। चीनी की जगह मैंने क्या यूज कर लिया है? गुड़ यूज कर लिया मैंने, ठीक है। या मैंने मिश्री यूज कर ली, चीनी की जगह गुड़ यूज कर लिया मैंने, ऐसी वाली वस्तुएं, ठीक है। चाय की जगह कॉफी मैंने यूज कर ली। बात सब पसंद नहीं आ रही है? हमने चाय की जगह क्या यूज कर ली है? कॉफी यूज कर ली है। तो इन वस्तुओं को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट वस्तुएं। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। एक आखिरी प्रकार की वस्तु और होती है, इन्हें हम बोलते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन्हें कहा जाता है। पूरक वस्तुएं, ठीक है। पूरक वस्तुएं, ठीक है। पूरक बेटा वस्तुएं वो होती हैं, लिख लो आप, एक बात लिख लो, वे वस्तुएं जिनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम से कम दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पूरक वस्तुएं जिनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जिनकी, लिख लो, आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है। इसके लिए हमें कम से कम दो या दो से अधिक वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है। अधिक वस्तुओं की हमें क्या करनी पड़ती है? मांग करनी पड़ती है। ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? पूरक वस्तुएं कहेंगे, ठीक है रवि? क्या बोलेंगे? ऐसी वस्तुओं का हम पूरक वस्तुएं कहेंगे। बहुत अच्छी बात। ऐसी वस्तुओं को हम बोलेंगे पूरक वस्तुएं, ठीक है।
चलो अब देखो सर ये कौन सी वस्तु है, पूरक वस्तु है। जैसे देखो, जैसे पेन और स्याही ये पूरक वस्तु है, ठीक है। बाइक और पेट्रोल ये एक पूरक वस्तु है ना। तो कम से कम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजों की हम मांग करनी पड़ेगी, तब आपका ये पूरा हो पाएगा, ठीक है। कार पेट्रोल आप ऐसा कह सकते हैं, तभी आपको पूरा हो पाएगा। तो ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, ऐसी वस्तु को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, पूरक वस्तु, ठीक है। तो क्या आपको वस्तुओं के विभिन्न प्रकार समझ में आ गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, ये वस्तु क्या होती हैं भाई, इनकी कीमत मांग बढ़ने से बढ़ रही है, ठीक है। कीमत बढ़ी है फिर भी मांग बढ़ रही है, लेकिन ये हेल्थ वाली चीजें हैं, बात सब पसंद आ, ठीक है। इसके विपरीत उच्च कीमत जिनका आकर्षण है वह श्वेत वस्तु है, मडुआ और एप्पल याद रखना, ठीक है। फिर और बहुत सारी हमने बात करी। नारंगी वस्तुएं, नारंगी वस्तुएं कौन सी हैं, जो मौसम के साथ में चेंज होती हैं, ठीक है, नारंगी वस्तु है। श्वेत वस्तुएं उच्च आय जिनका आकर्षण है। पीली वस्तुएं कौन सी हैं, अधिक लाभ सीमा के लिए जो बनती है और लंबे समय तक ये चलती रहती है, जैसे आपकी ट्रेन हो गई, ये सब, ठीक है। भूरी वस्तुएं कौन सी हैं, देखने सुनने वाली है ना, ऑडियो वीडियो वाली ये है। इंफीरियर वस्तुएं कौन सी हैं, जिनकी आय के साथ में मांग बढ़ रही है। मतलब आप ये कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिनमें मांग और आय, मांग और आय का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। बात सब पसंद आ रही, ठीक है। उल्टा संबंध, मतलब आय बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगी, ये भी आपकी समानुपाती संबंध, समानुपाती हो ना, व्युत्क्रम तो उल्टा हो जाएगा, आय बढ़ने से कम होगा, ये कम होने से आय बढ़ेगी, ठीक। तो ऐसा आप कह सकते हैं, थोड़ा एग्जाम में याद रखना, ठीक है, जैसा आपका मिल रहा है। और सब्स्टिट्यूट बेटा क्या है आपका, एक के जगह पे दूसरा, नाम से ही लग रहा है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, उसके साथ में वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। चलो अब परिचय, प्रकृति और क्षेत्र में एक आखिरी बात आपको और करनी है, ठीक है। लिखो बेटा, एक आगे बात लिखो, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये भी इसी में आएगा आपका। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। देखो मेरी एक बात समझो, परिचय, प्रकृति और क्षेत्र में मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है, एक तो आपको जो मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार में या उसके क्षेत्र हितों में, कृषि विषि वाला मैंने आपको जो बताया था, ठीक है ना। प्रारंभिक क्षेत्र में कौन सी आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी आती हैं, ये सब बातें, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये बात आप चीजें बनेंगी, ठीक है ना। दूसरा देखो, प्रश्न आपको जो बन सकता है वो वस्तुओं के प्रकार पे बन सकता है क्वेश्चन एक आपका, ये जो वस्तुओं के प्रकार मैंने आपको बताया, ठीक है। वरना बेटा देखो यहां से तो बनेगा ही बनेगा, कहां से, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये तो बनना ही तय है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। देखो एक ही सब्जेक्ट से 100 प्रश्न बनने हैं, तो लगभग सभी टॉपिकों से आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि 100 तो टॉपिक नहीं होते कुल मिलाकर के, टॉपिक है 100 टॉपिक नहीं है, तो बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। उसके अंदर सब टॉपिक होते हैं, वो एक अलग बात है। मैं बोलना ही चाह रहा हूं कि टॉपिक क्या हमारा, एक परिचय, प्रकृति, क्षेत्रीय हमारा पहला टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको 3 क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। शायद तीसरी क्लास होगी आज, तीसरी की चौथी है, चौथी क्लास है ना। तो चौथी क्लास में आपको इसमें पढ़ा रहा हूं, है पांचवी है क्या, पांचवी की है रे, हैं 1 से शुरू हुआ है,
1 2 3 4 4 पढ़ा चुका हूं, मतलब 4 पढ़ा चुका हूं ना, 5वीं क्लास से। हाँ आप देख ले बेटा, है ना। तो अब ऐसा तो ना हो सकता कि पहले वाले टॉपिक से कोई प्रश्न ही ना आए, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है बेटा आपका 1 2 प्रश्न भी आ जाए, लेकिन अब इसके अंदर हमारे सब टॉपिक अलग है, मतलब यहां से तो आएगा। ठीक है, सबसे बेटा हम पहली बात करते हैं, देखो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। तो इसको मैं यहीं पे अंतर जैसा करके समझा देता हूं। ऐसा लिख लो एक साइड आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, लिख लो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। देखो आर्थिक समृद्धि यानी कि यह इकोनॉमिक ग्रोथ है ये, और यह है डेवलपमेंट। ये क्या आपका डेवलपमेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं भाई, ग्रोथ का मतलब सीधा सा ये है, अगर मैं बोलूं कि अभई पिछले साल तुम्हारी हाइट कितनी थी, आपने बोला 1.65 थी, इस साल कितनी हो गई है, 1.70 हो गई है। तो आपकी हाइट ने 5 सेंटीमीटर का क्या कर लिया, ग्रोथ कर लिया है। आपका वजन पिछले साल 70 किलो था, इस साल 80 किलो हो गया है। तो आपके वजन ने क्या कर लिया है, ग्रोथ कर लिया है, ग्रोथ कर लिया है। आपकी आय पिछले साल 10,000 रुपए थी, इस साल 20,000 हो गई है। तो आपकी आय ने क्या कर लिया है, ग्रोथ कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपने पिछले 1 साल में क्या सीखा, ठीक है, तो आप बोलोगे सर मैंने पिछले 1 साल में हिस्ट्री सीखी, मैथ सीखी, मैंने रीजनिंग मैंने सीखी, और भी मैंने कुछ सीखा। तब बोला जाएगा कि आपने क्या किया है, विकास किया है, ये डेवलपमेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आर्थिक समृद्धि जो होती है ये मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है ये। जबकि जो आर्थिक वृद्धि है ये हमेशा कैसी होगी, फिर क्वालिटेटिव, ये गुणात्मक होती है, ये हमेशा गुणात्मक होती है, याद रखना। ठीक है, जैसे यहां मैं लिख देता हूं, आपकी आय पिछले साल 2024 में मैंने मान लिया 10,000 रुपए थी, और 2025 में ये बढ़ के 20,000 हो गई है। तो आपने क्या करी है, आर्थिक समृद्धि करी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही अगर मैं बोल देता हूं आपने 1 साल में क्या सीखा, तो भाई ये किस बात को दर्शाता है, एक गुणात्मक अप्रोच को दर्शाता है। ठीक है, आप बोलोगे हमने ये सीखा, तो ये एक तरह से गुणात्मक अप्रोच को ये दर्शाएगा। पहली बात जो आपको समझ में आ चुकी है। दूसरी बात इसी के नीचे एक बात लिख लो, आर्थिक विकास में लिखो आर्थिक विकास में, इस साइड लिखना, आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ, नहीं मैं कहां बता रहा हूं यार, आर्थिक विकास की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने कहा बोला विकास में ना, यहां लिख लो आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ, ठीक है, उत्पादन वृद्धि के साथ साथ। देखो आप पहली बात तो जरा एक बात तो इसको थोड़ा और ऐसे समझ लो, देखो मात्रात्मक मतलब आर्थिक वृद्धि का मतलब यह है, जैसे हमारे देश की जीडीपी पिछले साल मैंने मान लिया 6.3 थी, ठीक है,
इस बार 6.8 हो गई या 7 हो गई, जो भी है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, आर्थिक समृद्धि करी है। लेकिन हम कब बोलेंगे कि हमने आर्थिक विकास किया है? हम देखेंगे हमने पिछले 1 साल में हमारे वहां क्राइम रेट कितना कम हुआ, बात समझ आ रही है? शिक्षा में कितनी वृद्धि हुई, कितने हॉस्पिटल खुले, कितने बच्चों ने नया एडमिशन लिया स्कूलों में, ठीक है, कितने चीजें इस तरह वाली हो रही हैं जो हमारे देश को बड़े क्या करेंगे, विकास की ओर लेकर के जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, हमारे वहां रेप केसेस कितने कम हुए हैं, बीमारियां कितनी कम हुई हैं, ठीक है, कितनी रोगों से बेटा हम मुक्त हो गए हैं। जैसे हम सोचते ना, सुना होगा आपने, कुछ रोग का लक्ष्य हमने यहां तक का रखा है, इसका लक्ष्य हमने यहां तक का रखा है ना, खत्म करने का लक्ष्य। तो हमने कितना हम बेटे यहां से मुक्त हो गए हैं, कितनी साक्षरता हमारी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें, गरीबी हमारी कितनी कम हो गई है, ठीक है, कितना बेरोजगारी दर हमारी कम हो गई है, मतलब रोजगार मिल गया लोगों को। तो ये सब किस में काउंट होगा? आपका विकास में। अब एक बात बता रहा, क्या बिना पैसे के स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, रोजगार, गरीबी कुछ भी हो सकता है क्या? बिना पैसे के नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है, इसका मतलब वो आर्थिक समृद्धि भी कर ही रहा होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन अतुल, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई आर्थिक समृद्धि कर रहा है तो वो आर्थिक विकास भी कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये बात है, कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें उत्पादन में तो वृद्धि होगी होगी, लिख लो, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीक, ठीक है, में भी परिवर्तन होता रहता है। टेक्नोलॉजी बढ़ती है, इसमें मतलब भाई विकास हुआ तो भाई साइंस बढ़ेगा तो विकास भी होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। उत्पादन वृद्धि के साथ साथ तकनीक में भी वृद्धि होती है, ठीक है, तकनीक में वृद्धि होती है। इसमें सर क्या है, इसमें उत्पादन तो बढ़ता है, लिख लो इस वाले में, लिखो आर्थिक समृद्धि में, इसमें नवीनतम जो सृजन है, मतलब टेक्नोलॉजी है, वो नहीं होती है। इसमें उत्पादन तो जो हो रहा है वो बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, लेकिन इसमें नवीनतम सृजन नहीं होता, क्योंकि भैया साइंस नहीं है, इसको आपके वहां अच्छे स्कूल नहीं है, आईआईटीज नहीं है, तो भाई कहां से नवीनतम सृजन होगा? बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो इसमें सर क्या है, इसमें सर क्या है, आर्थिक समृद्धि आपकी हो रही है, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब बेटा यह है कि आपके वहां जो अवसंरचना है, स्ट्रक्चर है, रोड है, डैम है, पुल है, मतलब जो अवसंरचना है वो पहले से ही अच्छी स्थिति में है। लेकिन उसके साथ साथ में आपके वहां क्राइम रेट बढ़ रहा है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, चोरी डकैती के मामले बढ़ रहे हैं। संरचना तो अच्छी है आपकी, स्ट्रक्चर तो अच्छा है आपका, लेकिन उसके बावजूद भी क्या नहीं हो पा रहा है? विकास नहीं हो पा रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसमें आप एक बात लिख लो, आर्थिक समृद्धि में लिखो, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन पहले हो चुका रहता है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन पहले हो चुका रहता है,
परिवर्तन पहले हो चुका रहता है, ठीक है, हो चुका रहता है, इसलिए केवल उत्पादन में ही वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए केवल क्या होती है, इसमें उत्पादन में ही वृद्धि होती है। लेकिन आर्थिक, जब मैं विकास की बात करता हूं, याद रखना, लिखो, इसके लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है। मतलब चेंजेस होने बहुत जरूरी हैं, है ना। अगर आपका, भले ही आपकी, मैंने मान लिया स्कूल पहले से बने हैं, लेकिन उनमें समय के साथ में परिवर्तन होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक होता है। किसमें होता है आवश्यक? ये किसमें होता है? आर्थिक विकास में। ठीक है, याद रखना। अगली बात लिख लो एक और। ठीक है, आर्थिक जो समृद्धि होती है, इधर वाला मतलब इधर वाली आर्थिक जो समृद्धि होती है, यह नियोजित प्रक्रियाओं का परिणाम है। नियोजित मतलब जो आपका योजनाएं हैं। ठीक है, देखो, योजनाओं से आर्थिक समृद्धि तो की जा सकती है भैया। योजना तो यही बन सकती है कि चलो यार बैंक में चोरी कर लेते हैं, ये भी एक योजना बन सकती है। आर्थिक समृद्धि तो बढ़ सकती है, लेकिन क्या उससे विकास होगा? क्या नहीं होगा। ठीक है, तो जो आर्थिक समृद्धि है, ये किसका परिणाम? नियोजन प्रक्रिया का ये परिणाम है। नियोजन प्रक्रिया का परिणाम है। आर्थिक जो नियोजन ये है, समृद्धि है, ये नियोजन प्रक्रिया का परिणाम है। याद रखना, नियोजन प्रक्रिया का ये परिणाम है। ठीक है, जबकि आर्थिक विकास उचित नियंत्रण, इसमें उचित नियंत्रण भी होगा। याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। उचित नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन, उचित नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन, ठीक है, से ये प्राप्त होता है, से विकसित होता है, या जो भी आर्थिक विकास की हम बात कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है, चलो आर्थिक समृद्धि में अगली बात, एक बात और लिख लो। आर्थिक समृद्धि तो क्या होता है, लिख लो। इसमें केवल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होता ही है। ये केवल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, जबकि विकास जो है, ये सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, विकास जो है ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या परिणामात्मक परिवर्तन, मतलब रिजल्ट जो भी है। ठीक है, दो चार लिख लो, बताने पर में देखो, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक या परिणामात्मक। ठीक है, इनसे ये संबंधित होता है, इनसे संबंधित होता है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ये इनसे संबंधित होता है। मैंने आपको एक बात ये समझा दी है। अतुल, बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? ठीक है, तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर आपको क्लियर हो गया है? क्या अतुल इसमें अंतर होता है? तो अतुल, आपको इसमें दिख रहा है, सीधी सी बात, आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक है और ये गुणात्मक है।
इसमें नवीनतम सृजन नहीं होता है, इसमें नवीनतम सृजन होता है, तकनीक वगैरह बढ़ती है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन पहले हो चुका होता है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता रहता है, आवश्यक होता है इसके लिए। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसमें ये नियोजन प्रक्रिया का परिणाम है, इसमें उचित कंट्रोल भी करना पड़ेगा, बार बार निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी, कोई गाइड करने वाला होगा तब डेवलपमेंट हो पाएगा बढ़िया से। ठीक है नहीं है? याद रखना। अब भैया देखो, जैसे आपके घर वाले हैं, भाई किसी ने बोल दिया जा भाई स्कूल जा पढ़, एक प्रक्रिया एक बना दी उन्होंने, लेकिन बार बार गाइड करना पड़ेगा तब विकास हो पाएगा। हो सकता है वहां गलत संगत पड़ जाए, इस तरह वाली बातचीत है। ठीक है, ये केवल उत्पादन में वृद्धि से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बेटा उत्पादन में वृद्धि तो होगी इसमें, लेकिन ये सामाजिक स्तर पर भी डेवलपमेंट करेगा, नीति सिखाएगा, नैतिकता सिखाएगा, ये उससे संबंधित है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि तो होगी इसमें, लेकिन बेटा ये आपको आपकी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में ये सिखाएगा। ठीक है, ये क्वालिटेटिव रहेगा, मतलब क्या सीखा वाली बातचीत जो है वो रहेगी, और जो इसके रिजल्टेंट है वो हमेशा हर दिशाओं से ये जुड़े होंगे। ठीक है, तो हमने कहा ये क्या कहलाएगी, आपकी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास कहलाएगा। क्या इन दो बातों में अंतर आपको समझ में आ गया है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब आप जरा इसी में आगे जोड़ के लिखो आर्थिक सुधार। तो जोड़ के आगे लिखो आर्थिक सुधार की बात करते हैं, आर्थिक सुधार की बात करते हैं, आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक सुधार की बात करते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, लिखो आर्थिक सुधार। क्या लिखा आपने? इसी में मैं लिखा आर्थिक सुधार की बात करते हैं, आर्थिक सुधार लिखो। आर्थिक सुधारों को 3 जनरेशन में बांटा गया बेटा, 3 जनरेशन में या 3 पीढ़ियों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट पीढ़ी के आर्थिक सुधार नंबर 1 है, फर्स्ट जनरेशन के आर्थिक सुधार, सेकंड जनरेशन के आर्थिक सुधार और थर्ड जनरेशन के आर्थिक सुधार। याद रखना, आर्थिक सुधारों की हम बात कर रहे हैं। प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधार, सेकंड जनरेशन के आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार बोले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार, और थर्ड पीढ़ी के आर्थिक सुधार। देखो, पहली जनरेशन के जो आर्थिक सुधार हैं, इसमें आते हैं औद्योगिक सुधार, औद्योगिक सुधार। औद्योगिक जो सुधार हैं वो बड़े किसमें आते हैं? पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के आर्थिक सुधारों में आते हैं। ठीक है, तो ये पहली जनरेशन के आर्थिक सुधारों में आते हैं। बहुत अच्छी बात हो गई है, पहली जनरेशन के आर्थिक सुधारों में आते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, सेकेंड जनरेशन की आर्थिक सुधारों में सबसे ज्यादा चीज आती है, लगभग 4 चीजें। राजकोषीय सुधार, ये याद रखना बेटा, इसको भूलना मत है ना। राजकोषीय सुधार, राजकोषीय सुधार, राजकोषीय जो सुधार है वो सेकेंड जनरेशन के सुधारों में आता है। इसके अलावा मौद्रिक सुधार, मॉनेटरी पॉलिसी में सुधार होता है, मौद्रिक सुधार, आगे इनको बेटा हम पढ़ेंगे। मौद्रिक सुधार, मौद्रिक सुधार। अगला व्यापार सुधार, व्यापार सुधार, व्यापार सुधार। ठीक है, और लास्ट लिखो निवेश सुधार, इन्वेस्टमेंट में जो रिफॉर्म होता है, निवेश सुधार, निवेश सुधार। तो ये जो सुधार है ये सेकेंड जनरेशन के आर्थिक सुधार कहलाते हैं। अतुल बात समझ आ रही है? सेकेंड जनरेशन के आर्थिक सुधार होते हैं।
थर्ड जनरेशन के आर्थिक सुधारों में केवल एक बात आती है, वो आते हैं कर सुधार। कर सुधार जो हैं वो थर्ड जनरेशन के सुधारों में आते हैं। एग्जाम आर्थिक सुधार है, ज्यादातर यही बेटा पूछेगा आपसे, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कौन सा है? औद्योगिक सुधार, क्योंकि हमको लगता है पहला कृषि होगा, है ना। हमें ऐसा लगेगा, हमें ऐसा ना, हम कृषि पे टिक करेंगे। और बेटा लेकिन पहले में क्या है आपका? औद्योगिक सुधार। और दूसरे में क्या है? राजकोषी। ये तो हम गैस से भी कर लेंगे, अगर आ जाएगा ना तो हम लगेगा हाँ ये दूसरे का ही होगा ना। लेकिन बेटा कर में याद रखना, देखो ये थर्ड का है। थर्ड में क्या आपका? कर सुधार है। पहला और तीसरा आप इसमें जरूर से याद रखना, ठीक है। चलो अब बेटा हेडिंग लिखो एक, आर्थिक विकास दर। क्या होती है आखिर आर्थिक विकास दर? हम कहते हैं ना कि पिछली बार हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इतना % था, इस साल इतना हो गया है। आर्थिक विकास दर लिखो। आर्थिक विकास दर क्या होती है? लिख लो, आर्थिक विकास दर। आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर की हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है सर, क्या होता है एक बात लिख लो। लिखो सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी। लिखो जीडीपी में परिवर्तन की दर, जीडीपी में कितनी वृद्धि हो रही है। सुनिए, आज जो वीडियो जाएगी ना ये वाली जाएगी जो हम बना रहे हैं। नहीं नहीं बना के डालेंगे, देखना फिर क्या लिखा आपने। हाँ, जीडीपी में जो परिवर्तन की दर होती है, सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास की दर, ठीक है। जीडीपी में जो परिवर्तन की दर होती है उसे हम आर्थिक विकास दर कहते हैं। सर जीडीपी में परिवर्तन की दर से क्या मतलब है? इससे मतलब यह है पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान जीडीपी में परिवर्तन। मतलब सिंपल है कि समझाता हूं, देखो पिछले जीडीपी की तुलना में वर्तमान जीडीपी में परिवर्तन का मतलब या तो कमी होगी या वृद्धि होगी, अब जितनी भी हो रखी, ठीक है। याद रखना भाई, पिछले साल की जीडीपी में जो भी आपकी कमी वृद्धि हो रही थी उसको हम डिवाइड कर देंगे पिछले साल की जीडीपी से। बात समझ रही? लिख लो बट्टे पिछले वर्ष की जीडीपी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसे हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। भाई परसेंटेज में तभी निकलेगा ना तो गुणा में 100 करेंगे हम। भाई परसेंट का मतलब क्या होता है? गुणा में 100। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? परसेंट का मतलब क्या होता है? गुणा में 100। ये तो आपको पता है। जैसे बेटा बोलूंगा मैं 1/2 कितना % हुआ? ये 1/2 कितना % हुआ? भाई गुणा में 100। ये तो है। तो भाई कितना हो गया आपका? ये 50%। ये तो मतलब है इसका गुणा में 100, परसेंट का गुणा, ठीक है। तो दर बेटा किसमें निकलती है? परसेंट में निकलती है। तो भाई इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास की दर। तो आर्थिक विकास की दर तो क्या है? पिछले जीडीपी की तुलना में वर्तमान जीडीपी में परिवर्तन कितना हुआ है बट्टे पिछले वर्ष की जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। भाई मैंने ऐसा मान लिया एग्जांपल के लिए, भाई पिछले बार की जीडीपी में 5% की वृद्धि हुई, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है।
5% परिणाम में वृद्धि हुई है, और पिछले बार की जीडीपी हमारी 5 थी, गुणा 100, ऐसे इसको हम निकालेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक, लेकिन ऐसा ही अटपटा ऐसा निकल जाएगा। जीडीपी दर हमारी हमेशा 6.5 6 अभी हमारी क्या चल रही है जीडीपी 26 के लिए? जीडीपी क्या हमारी अतुल बता दो? 6.4 है 26 के लिए, 6.3 से लेकर के 6.8 तक अभी मैं आपको लिखाऊंगा आगे, ठीक है? 26 के लिए हमारा ये हमारा टारगेट है। 6.4 हमारी कब की थी? पिछले साल, मतलब 24 में 6 पॉइंट कितनी थी? 4 थी। और अभी हमारे अब लक्ष्य हमारा कितना है? 6.3 से लेकर के 6.8 तक का, ठीक है? आगे आ जाओ अब आप, ठीक है? एक दो बात आप लिखो, देखो अब देखो जीडीपी के बारे में आप एक दो बात इसमें नोट करके लिख लो आप, यहां पे मतलब विकास दर के बारे में है ना, आर्थिक विकास दर के बारे में एक दो बात लिख लो। देखो आज तक की सर्वाधिक हमारी जो जीडीपी में वृद्धि दर रही है, आर्थिक विकास दर। भाई आर्थिक विकास दर क्या होता है? जीडीपी में परिवर्तन की दर, बात तो एक ही है ना, चाहे बोल दो आर्थिक विकास दर बोलो या बोलो मैं जीडीपी में परिवर्तन की दर, ठीक है? तो जीडीपी में जो सर्वाधिक वृद्धि हमें दिखी है, या आप कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की सर्वाधिक दर, ठीक है? या हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की जो सर्वाधिक दर है, सर्वाधिक दर, आर्थिक विकास सर्वाधिक, ठीक है? ये बेटा हमें मिली है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्वाधिक जीडीपी में वृद्धि कब हुई है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सर कितनी हुई थी ये? 7.8%। याद रखना, सबसे ज्यादा जो जीडीपी हमारी वृद्धि हुई है वो 7.8% हुई है आज तक की। ये कब हुई है? 11 पंचवर्षीय योजना में, ठीक है? और अगर हम सबसे कम की बात कर दूं मैं, अगर सबसे कम वृद्धि कब हुई है, कोई बता सकता है क्या? सबसे कम कौन सी पंचवर्षीय योजना में होगी? जब बेटा आपके 3 युद्ध हो गए थे, 62 का युद्ध, 65 का युद्ध और 71 का युद्ध। तीसरी पंचवर्षीय योजना में, थर्ड पंचवर्षीय योजना में सबसे कम बेटा आपको देखने मिलता है। अतुल बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे कम हो गया है, ठीक है? याद रखना, ठीक है? अगर मैं बात करूं कि एक वित्तीय वर्ष में, ये तो पंचवर्षीय योजना 5-5 साल की बात हो रही है, अगर किसी एक वित्तीय वर्ष की बात करूं तब सर्वाधिक वृद्धि कब हुई है सर? किसी एक वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अगर मैं एक वित्तीय वर्ष की अगर मैं बात कर देता हूं, एक वित्तीय वर्ष की बात कर देता हूं मैं, तब सर्वाधिक वृद्धि हमारी 2006 और 7 में हुई है। सर कितनी हुई थी? 9.6%। अतुल कितनी हुई है? 9.6%। क्या आपको बात समझ आ रही है? इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, याद रखना, सिलेक्शन करवाने वाला टॉपिक है, ठीक है? हो गया है? सॉरी, कब से कब तक थी ये? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से चली थी 17 तक। इससे पहले होगी ये 7 से लेकर के 7, 5, 12, ये होगी 11 से 12, है ना? 7 से कब होगी ये? 12 में। छोड़ो, इस बात से मतलब नहीं है ज्यादा यहाँ पे, ना कब से कब तक होगी ये? 2007 से, इसलिए लिखना मत, 7 से 12 में ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना? इसका उद्देश्य क्या था, कोई बता सकता है क्या? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? क्या था बे? समावेशी विकास, समावेशी विकास,
इसका उद्देश्य। अभी आपका एग्जाम में भी आया था मेरे ख्याल से, यही तो आया था ना तीसरे वाले में, 11 में, समावेशी विकास। ठीक है, वैसे इसमें किताब में लिखा हुआ है समग्र विकास, मैंने आपको लिखा है समग्र विकास में सब कुछ आ जाता है। पता नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं क्यों पूछते एग्जाम में, समझ नहीं आता मुझे क्यों पूछते, पता नहीं। समग्र विकास वास्तव में समावेशी विकास जो था ना, समावेशी विकास, सतत विकास और तीव्र विकास, वो किसमें था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। याद नहीं याद? मैंने आपको दिखाया होगा, कभी दिखाया होगा, मतलब में जब पढ़ाया होगा तो। और यहां था अब जब समावेशी विकास तो 12 में भी है, तो समावेशी विकास यहां भी है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछने का मतलब बनता है ना? वो तो और में भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल चलो छोड़ो, उसमें हमें जाना नहीं है। तो एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक आपको यहां पे देखने को मिला। अब एक बात और याद रखना, देखो आप जितने भी विकासशील देश होते हैं, विकासशील देशों में, ठीक है, लिख लो विकासशील देशों में विकास क्या होगा? अच्छा, विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि ज्यादा होगी। विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि ज्यादा होगी या विकास ज्यादा होगा? कौन सी ज्यादा होगी? विकासशील देश, भारत अपना एक विकासशील देश है, आर्थिक समृद्धि यहां आपको ज्यादा दिखेगी या आर्थिक विकास आपको ज्यादा दिखेगा? यहां क्या दिखेगा? आर्थिक विकास ज्यादा होता है, क्योंकि यहां नई नई बेटा नया नया डेवलप हो रहा होता है, नया नया स्ट्रक्चर बनता रहता है, टेक्नोलॉजी नई नई डेवलप होती है, बाहर से लाते हैं, ये करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, बहुत हाथा में करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये किसमें होता है? इसमें। तो विकासशील देश में हमेशा समृद्धि जो है ये विकास की तुलना में क्या होती है? कम, यानी कि विकास ज्यादा होता है, समृद्धि विकास की तुलना में कम होती है। समृद्धि क्या होती है? हमेशा कम होती है, विकास ज्यादा होता है विकासशील देशों में। इतनी बात सब पसंद आ रही है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हो गया है। चलो, तो आपको आर्थिक विकास की दर समझ में आ गई है। आर्थिक विकास की दर में क्या बताया मैंने आपको, क्या होता है भाई? जीडीपी परिवर्तन की दर को हम आर्थिक विकास की दर कह रहे हैं। और जीडीपी परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे? पिछले से भाग दे देंगे पिछले बार की जीडीपी में से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारी विकास दर हमारी निकल आएगी हमारी, ठीक है? कुछ फैक्ट वाली बात मैंने आपको बताई कि जो जीडीपी है इसमें सर्वाधिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, यानी कि 2000 मतलब सही कब, यहां पे 7.8%, ठीक है? सबसे कम तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और एक वित्तीय वर्ष की बात करता हूं तो 6-7 में हुई है, 6-7 में। तो 6-7 कौन सी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी आपकी? इससे पहले वाली आ जाएगी ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है? लिखने की आवश्यकता नहीं है, वित्तीय वर्ष की बात चल रही है। और भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि जो है आर्थिक विकास की तुलना में हमेशा कम होती है, याद रखने इस बात को। क्लियर हो गया? ठीक है, चल। तो आर्थिक विकास आपने देख लिया है, अब लिखो आर्थिक समृद्धि की दर, दोनों आएंगे ना। अब लिखो आर्थिक समृद्धि की दर क्या होती है? लिखो आर्थिक समृद्धि की दर, आर्थिक विकास की दर के बाद अब लिखो आर्थिक समृद्धि की दर। आर्थिक समृद्धि की दर क्या होती है? आर्थिक समृद्धि की दर क्या होती है? आर्थिक समृद्धि की दर क्या होती है? आर्थिक समृद्धि की दर, ठीक है, लिख लो। आर्थिक समृद्धि में एक बात लिख लो, लिखो निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी जिसे हम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय में सब चीजें, है ना? यहाँ पे यूनिट 4 में है या आगे है? लिखो नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? आर्थिक समृद्धि की दर कहलाती है। जबकि आर्थिक विकास की दर क्या थी?
जीडीपी में परिवर्तन की दर। ठीक है, पता है ना आपको ये बातें, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। ठीक है भाई, जीडीपी मतलब किसी एक देश के भीतर एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, और ये क्या है आपका, फिर आपकी होती है जीएनपी। जीएनपी बोले तो क्योंकि जो जीडीपी होती है ना उसमें बेटा विदेशों से आए लोग भारत में जो उत्पादन कर रहे हैं वो भी शामिल होता है। अब हम जीएनपी में हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और हमारे वहां के लोग बाहर जो कमा रहे हैं उसको जोड़ देते हैं, वो हमारा जीएनपी बनता है। क्या बनता है आपको, वो जीएनपी। अब उस जीएनपी में से जब हम लॉसेस को हटा देते हैं, कुछ नुकसान भी तो होता है। हमने 100 बल्ब बनाए हैं, 100 के 100 थोड़ी ना टिकेंगे, 2-4 टूट गए। तो हमारे देश के लोगों ने, ठीक है, जो शुद्ध उत्पादन किया है, जब हमने विदेशों का हटा दिया और विदेशों में भारत के लोग जो है उनका जोड़ लिया और उसमें से हमने ह्रास को हटा दिया है, तब जीएनपी में से जब हमारा ह्रास निकल जाता है वो हमारा क्या बनता है, एनएनपी बनता है। आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन की जो दर होती है ना उसी को हम बोलेंगे आर्थिक समृद्धि की दर। ठीक है, फिर सर कैसे निकालेंगे, वैसे ही तो निकालेंगे जैसा भी हमने निकाला था इससे पहले। कैसे निकालेंगे, पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की एनएनपी में परिवर्तन। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की क्या, एनएनपी में परिवर्तन। बट्टे भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, फिर किससे भाग देंगे भाई, पिछली बार की एनएनपी से भाग दे देंगे, पिछले वर्ष की एनएनपी से भाग दे देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में निकालनी होती है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, इसको 100 कर देंगे भाई। जो भी निकल जाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वो क्या कहलाएगी, आर्थिक समृद्धि की दर, ग्रोथ रेट कहलाएगा हमारा ये। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हमेशा क्या होता है, विकास दर। हमें तभी एग्जाम बार बार क्या आती है आपकी भाई, आपका जीडीपी वो आती है ना आपकी, जीडीपी में कितनी वृद्धि, ये एग्जाम आता है ना, इसमें ये एग्जाम में ज्यादातर आपका नहीं आता है, लेकिन बता रहा हूं आपको, फिर भी याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आर्थिक समृद्धि की जो आपकी दर है, इसमें आप एक बात लिख लो, एक बात लिखो, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में यूएनडीपी का क्या दृष्टिकोण है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि में यूएनडीपी का क्या दृष्टिकोण है, यूएनडीपी का दृष्टिकोण है, आर्थिक समृद्धि में यूएनडीपी का क्या दृष्टिकोण है। क्लियर? ठीक है, याद रखना, हो गया है। एक बात लिखो, लिखो यूएनडीपी, पता है यूएनडीपी आपको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद आ गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, लिखो यूएनडीपी ने रोजगार विहीन समृद्धि को, रोजगार विहीन समृद्धि, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इन बातों को। यूएनडीपी ने क्या बोला कि रोजगार विहीन अगर आप समृद्धि कर रहे हैं, रोजगार विहीन समृद्धि जो है ये गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है भैया। ये बता रहा हमारी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ये बता रहा है
कि आप वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे वृद्धि कर रहे हैं आप? रोजगार विहीन, रोजगार नहीं दे रहे हैं, उत्पादन भले ही आपका बढ़ रहा है। बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, तो इसे बताया गरीबी का प्रमुख कारण। भले ही आपके वहां पे मशीनों से ज्यादा काम हो रहा हो, भाई उत्पादन तो कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन रोजगार देना भी जरूरी है अगर आपको गरीबी से निवारण पाना है। तो ये बता रही यूएनडीपी कह रहा है कि रोजगार विहीन अगर समृद्धि आप कर रहे हैं, ये गरीबी का प्रमुख कारण है, याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बात लिखो, यूएनडीपी ने, एक बात आप लिख लो, यूएनडीपी ने, लिखो यूएनडीपी ने आर्थिक समृद्धि की 4 अवस्थाएं बताई हैं। यूएनडीपी बता रहा है कि आर्थिक समृद्धि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसकी 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। यूएनडीपी बता रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको ऐसा बता रहा है। किसकी अवस्थाएं बता रही है? जो आपकी समृद्धि होती है, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, इनका ये कहना है। 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था, 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था को हम कहेंगे निष्ठुर समृद्धि। पहली अवस्था को हम बोलेंगे निष्ठुर समृद्धि कहेंगे, निष्ठुर समृद्धि, इसने बताया ऐसा। ठीक है, निष्ठुर समृद्धि इसमें हम कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो गया है। यानी कि रूटनेस ग्रोथ, निष्ठुर समृद्धि, सॉरी रूटनेस ग्रोथ। ठीक है, RUTHLESS ऐसा होना चाहिए। ठीक है, रूटनेस ग्रोथ सर क्या होती है? लिख लो इसमें क्या होती है। इसमें आय और संपत्ति के वितरण में, रूटनेस ग्रोथ हम किसे बोलेंगे? जब आय और संपत्ति इसके वितरण में बहुत ज्यादा क्या होगी? असमानता होगी। ठीक है, आय और संपत्ति का जो वितरण होगा ना, उसमें बहुत असमानता होगी। मतलब किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा क्या है? आय है, संपत्ति है, और किसी आदमी के पास बहुत कम आय और संपत्ति है। तो अगर इस तरह से अगर आप समृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसे रूटलेस ग्रोथ कहा जाएगा। ठीक है, निष्ठुर समृद्धि से कहेंगे। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन में कहेंगे, मतलब कहेंगे का मतलब यह है, आप ये समझो कि यूएनडीपी कह रहा है कि एक समृद्धि इस प्रकार की होती है। क्या ये बहुत अच्छी समृद्धि है? क्या अच्छी नहीं है? ये कह रहा है कि ऐसी एक समृद्धि ऐसी भी होती है, किसी देश में आय और संपत्ति का वितरण बहुत असमान है, लेकिन समृद्धि तो हो रही है। तो इस समृद्धि को इसने बोला रूटनेस समृद्धि है, एक ऐसी एक प्रकार की समृद्धि होती है। दूसरी समृद्धि स्वर विहीन समृद्धि, स्वर विहीन समृद्धि होती है, स्वर विहीन समृद्धि। ठीक है, वॉइसलेस ग्रोथ इसे कहते हैं। ठीक है, वॉइसलेस ग्रोथ। वॉइसलेस ग्रोथ क्या होती है? देखो भाई, इसमें क्या होता है ना कि जो समाज के जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। भले ही वो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, तो उनकी आवाज जो है ना, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है, फिर भी ग्रोथ कर रही है। भाई क्या फर्क पड़ता है? ग्रोथ तो हो ही जाता है। ऐसी ग्रोथ को यूएनडीपी ने बताया कि इसे हम बोलेंगे स्वर विहीन ग्रोथ कहेंगे। मतलब ये भी एक ग्रोथ है, 4 अवस्थाएं ग्रोथ की, ये भी एक ग्रोथ है। ठीक है, इसमें क्या है? दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं, वर्ग के लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, इनकी आवाज नहीं सुनी जाती। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इनकी आवश्यकताओं पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, आवाज नहीं सुनी जाती का मतलब
इनकी आवश्यकताओं पे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्या आवश्यक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा ग्रोथ, थर्ड नंबर पे तीसरे ग्रोथ को हम कहेंगे भविष्य विहीन समृद्धि। भविष्य विहीन समृद्धि, भविष्य विहीन समृद्धि। तीसरे ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, भविष्य विहीन समृद्धि से हम कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भविष्य विहीन समृद्धि से हम कहेंगे, याद रखना। ठीक है, नहीं है, बहुत अच्छी बात। भविष्य विहीन बेटा समृद्धि का मतलब क्या है सर? ठीक है, देखो भविष्य विहीन बोले तो फ्यूचरलेस ग्रोथ है ये। हम भविष्य को ध्यान में नहीं रख रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन फ्यूचरलेस ग्रोथ है आपका ये। फ्यूचरलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? हम ऐसा ग्रोथ कर रहे हैं जिसमें हम एनवायरमेंट, पर्यावरण को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बहुत सारे पेड़ काट दे रहे हैं और सड़क बना रहे हैं, या ऐसा हम कुछ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख लो पर्यावरण की अनदेखी, पर्यावरण की, ऐसा लिख लो, या तो पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन को हम क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी जो आपकी समृद्धि है इसे हम बोलेंगे, कौन समृद्धि है ये? फ्यूचरलेस समृद्धि है ये। ठीक है, और चौथा इसने कहा है जड़ विहीन समृद्धि या निर्मूल समृद्धि, मतलब रूटलेस ग्रोथ। ठीक है, रूटलेस ग्रोथ, जड़ विहीन, जड़ विहीन समृद्धि यानी कि रूटलेस ग्रोथ। रूटलेस ग्रोथ, रूटलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? देखो समझो, देखो हमारी जड़ें जो है ना, जैसे बेटा भारत है, भारत को लोग क्यों जानते हैं? भारत के कल्चर के लिए। हमारी जड़ें किसमें छिपी हैं? यहां के कल्चर में, यहां की परंपराओं में। बात सबको समझ आ गया? ठीक है, हम विदेशों को देख देख करके या वेस्टर्न चीजों को देख देख करके हम इतने प्रभावित हो गए हैं कि हम अपनी परंपराओं को, अपने कल्चर को भूल रहे हैं। ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, ग्रोथ करने वाली बात नहीं, ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो बेसिक हमारी चीजें हैं उनको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी समृद्धि को बड़ा क्या बोलते हैं? जड़ विहीन समृद्धि। लिखो, परंपराओं और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं इसमें हम अपनी परंपरा एंड कल्चर यानी कि संस्कृति को हम क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी जो संस्कृति, ऐसा जो ग्रोथ है उसे यूएनडीपी रूटलेस ग्रोथ कहता है। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई है? ठीक है, तो बेटा यहां निष्ठुर मतलब, निष्ठुर का मतलब यह है ना, देखो मतलब क्या है कि जो आय और संपत्ति है, मतलब आय और, जैसे मैंने मान लिया एक आदमी है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आप अपने गांव को सोचो, आपके गांव में मैंने मान लिया 100 लोग रहते हैं और 5 लोग के पास सारी जमीन जायदाद सब कुछ है, खेती बाड़ी उन्हीं का है, सब खेती, बाकी सब लोग उनके वहां काम कर रहे हैं। उत्पादन तो उतना ही होगा ना, वही आय, वही जो खेत है, अगर बटे होते सब में तो सब ग्रोथ कर रहे होते। लेकिन जब वो 5 लोग के पास हैं, बाकी सब उनके वहां काम कर रहे हैं, उत्पादन तो उतना ही होगा, लेकिन उस ग्रोथ को क्या बोलेंगे? निष्ठुर ग्रोथ कहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, रूटलेस ग्रोथ कहेंगे उसे, है ना। आय का वितरण, मतलब कहने का मतलब यह है ऐसा नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो
अच्छी ग्रोथ करनी है तो आय का समान वितरण होना चाहिए, बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए है, उसके साथ में ग्रोथ होना चाहिए है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ होना चाहिए है, अपनी परंपराओं और कल्चर को भी ध्यान रखते हुए ग्रोथ होना चाहिए है। अगर हमारा ऐसे ग्रोथ हो रहा है तब उसे हम बोलेंगे कि हमारा देश ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर ग्रोथ की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ में अगर हमारे देश में हम ध्यान दे रहे हैं कि किडनैपिंग कम हो रही है, बेरोजगारी कम हो रही है, ठीक है, कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं, रेप केसेस ज्यादा नहीं हो रहे हैं, चोरी डकैती नहीं हो रही है, शिक्षा का स्तर है, जेंडर गैप कम हो रहा है, खुशहाली रिपोर्ट बढ़ रही है, अगर ये सब भी हो रहा है इनके साथ में, तब हम बोलेंगे कि भाई हमारी वृद्धि तो हो ही रही है, साथ में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन अगर खाली वृद्धि हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, तो ऐसी वृद्धि किसी काम की नहीं है। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, वास्तविक वृद्धि कौन सी वृद्धि है? जो विकास लाती है। बात समझ में आ रही है? भैया आपने बैंक चोरी कर ली, भाई आपके दुकान में, आपके घर में पैसे का ढेर लग गया, भाई ये आपने वृद्धि तो कर ली है, लेकिन विकास हुआ क्या? नहीं हुआ है। ठीक है, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय दारू की दुकान पे काम करने भेज रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। बात समझ रहे? ठीक है, चलिए तो बेटा यहां पे आपका ये टॉपिक हम इस आज यहीं छोड़ देते हैं, कल हम इससे आगे बात करते हैं, ठीक है ना? रिवीजन करते रहना बेटा, तभी आपका काम हो पाएगा, ठीक है? आज यहीं, कल से आगे। एक बार तुम सब लोग मिलके चले जाना ना, बात